गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्लास 9 पॉलिटी के चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, क्या क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस को पावर है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट होता है गवर्नमेंट ऑर्डर जो 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज हुआ। उस लेटर से, उस ऑफिस मेमोरेंडम से क्या प्रॉब्लम आया, कैसे उस ऑफिस ऑर्डर का फिर बाद में कैसे कानून बना, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। और उसी को समझते हुए हम लोग इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी सब समझेंगे कि किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से एक ऑर्डर निकलता है 13/8/1990 को, जिसमें 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। यहां से स्टार्ट होता है आपका ये चैप्टर। देखिए, मंडल ये ऑर्डर, ये 27% रिजर्वेशन की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, जब मंडल कमीशन आया था बीपी मंडल के द्वारा, जिनमें बीपी मंडल ने अपने रिपोर्ट में दिया था सरकार को, जिसमें कहा कि नहीं, 27% रिजर्वेशन जो है अति पिछड़े वर्ग हैं उनको मिलना चाहिए, और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनको मिलना चाहिए। उसी को देखते हुए उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, जिसमें बहुत सारे अलायंस थे, जिसमें लेफ्ट फ्रंट भी शामिल था, जनता दल था। जो जनता दल अभी आप डिफरेंट टुकड़ों में देखते हैं, उस समय जनता दल एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी थी। आज के डेट में जो आरजेडी, जदयू, बीजू जनता दल, जेडीएस, ये सब देखते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द जनता दल। ये सब उसी के पार्ट थे, उसी पार्टी के हिस्सा थे। और उसमें लेफ्ट फ्रंट भी उस अलायंस में था और बीजेपी भी इसमें अलायंस में थी। ये सब पार्टियां मिलके, कांग्रेस ऑपोजिशन में था, ये सब पार्टियां मिलके आपको सरकार चला रही थी, अलायंस में सरकार चल रही थी। 13/8/1990 को जो है एक मेमोरेंडम आता है सरकार के, क्योंकि एक्जीक्यूटिव है, जैसा सरकार करती है वैसा ऑर्डर निकाल देती। तो पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट से पास होने से पहले भी सरकार, कैबिनेट जो है अपने फैसले के द्वारा कोई ऑर्डर निकाल सकती है। उसको बाद में 6 महीने के अंदर, एक नियम है कि 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट से आप पास करवा लीजिए। तो ये ऑर्डर निकाला गया मंडल कमीशन के कि भाई 27% रिजर्वेशन जो बीपी मंडल ने कहा था, हम उसको फैसला लेते हैं कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें दिया जाएगा 27%। लेकिन ये जब ऑर्डर आया, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या क्या आई कि जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, या जो रिजर्वेशन के दायरे से अलग थे, उनको लगा कि हमें टैलेंट होते हुए भी हमको मेरा हक मारा जा रहा है। इसके कारण जो है बहुत सारा जो है कोर्ट में पीआई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत सारे दायर किए गए, याचिकाएं दायर की गई। इसका ये जो मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन सरकार किया था, इसके विरोध में। खैर, ये रिकमेंडेशन हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट से पास भी कराया गया, लेकिन ये जो है कोर्ट में जाकर ये मैटर फंस गया। देखिए किस तरीके से देख रहे हैं कि आपका एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके बाद आपका पार्लियामेंट, ये तीनों इन्वॉल्व है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व इन दिस लॉ। इस कानून को बनाने में, इस कानून की प्रक्रिया में, ये कानून के इम्प्लीमेंट होने तक तीनों जो है इंस्टीट्यूशंस किस तरह से इन्वॉल्व थे
कि अब देखिए मान लीजिए पार्लियामेंट ने पास किया, एक्सिक्यूटिव जब पार्लियामेंट कहा उस तरह से एक्सिक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया, या कैबिनेट ने जो कहा एक्सिक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट ने उसको पास किया, लेकिन कहां फंस गया जनता, कोर्ट में जब मैटर आ गया तो कोर्ट को पावर है कि पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है या पार्लियामेंट ने जो भी पास किया उसको बारीकी से वो देख सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सही है कि नहीं, उसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ कमियां हैं, तो गवर्नमेंट को इवन वो कानून को रद्द भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, चूंकि उसको ये पावर दिया गया है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मान ली किसी कानून से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो वो उस चीज को देखेगा, थोड़ा देख सकता है। अगर उसके पास याचिका जाएगी तो वो देखेगा कि भाई इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये इन चीजों को कोर्ट देखती है कि, तो उसी अनुसार जो है उस समय जो गवर्नमेंट से ऑर्डर आया तो बहुत सारी ये मैटर जो है फिर पार्लियामेंट से पास हुआ, तो कोर्ट में के मैटर में ये चला गया मंडल कमीशन का जो 27% का रिजर्वेशन था वो मैटर। लेकिन कोर्ट ने जब बाद में जजमेंट दिया कि नहीं ठीक है, ये मैटर जो है नहीं रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन 50% का दायरा नहीं पार करे, उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका जजमेंट था। लेकिन वेल टू डू पर्सन है, वेल टू डू पर्सन माने जो पर्सन जो है वेल टू डू है, माने जो पर्सन जो है समृद्ध आदमी है, जो पैसे वाले हैं, उनको इस रिजर्वेशन से, ये पिछड़ों के रिजर्वेशन से अलग किया जाए, रखा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो प्रॉब्लम आया था, जो संवैधानिक प्रॉब्लम आया था, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून पास किया गया था, उसकी जो समस्या आई थी, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने सॉर्ट आउट किया कि नहीं ठीक है, रिजर्वेशन ठीक है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन वेल टू डू पर्सन जो है, जो समृद्ध है, जो उनको इससे अलग नहीं, मतलब क्रीमी लेयर को अलग रखना होगा। और 50% का दायरा, उस वक्त का 50% का एक लिमिट बनाया गया था, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इससे पहले SC/ST को तो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, लेकिन OBC को नहीं दिया जा रहा था। तो वो उसके बाद ऑर्डर आया तो उसमें 50% का तक का लिमिट रखा गया और सबको दिया गया रिजर्वेशन, लेकिन क्रीमी लेयर को, उसमें से जो पिछड़े वर्ग में जो क्रीमी लेयर है उनको अलग दायरे से अलग किया गया। फिर आप देखिए उसमें, अब देखिए इसमें हम लोग इसी चीज में हम लोग देखते हैं कि तीनों इन्वॉल्व हुआ, हमारा एक्सिक्यूटिव भी इसमें इन्वॉल्व है, हमारा पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हुआ, हमारा किस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर को लेकर इन्वॉल्व हुआ। हर का अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग तरीके से इन्वॉल्वमेंट हमको देखा गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन वर्क कैसे करता है, कैसे हमारा वर्क जो है, हमारा इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, उसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि सही पूर्वक गवर्नमेंट चल सके, उसको प्रॉपर रूप से चलाया जा सके। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहता है तो सही पूर्वक जो है सरकार चल सके, ऐसी व्यवस्था के लिए ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जरूरी होता है। अब देखिए हमको पार्लियामेंट की क्यों जरूरत है, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर पार्लियामेंट क्यों जरूरी है। देखिए पार्लियामेंट इज द फाइनल ऑथोरिटी फॉर मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट जो है हमारा फाइनल ऑथोरिटी है, जो भी लॉज बनाना है हम पार्लियामेंट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखती है। अब जैसे देखिए, जैसे हम इंडिया के कंसर्न में देखिए तो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, इवन लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। लोअर हाउस अगर लोअर हाउस में मेजोरिटी नहीं रहे तो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर विल रिजाइन, तुरंत उनको रिजाइन देना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट जो है पूरी तरीके से सरकार जो है पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी बात, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है,
कानून के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर डिस्कशन होते हैं। तो पार्लियामेंट ये सब वर्क करती है, इसलिए हमको पार्लियामेंट की जरूरत है। अच्छा, पार्लियामेंट है मनी बिल को कंट्रोल करती है, जितने भी आपको बजट है पार्लियामेंट से ही पास होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट है इसमें टॉपिक देखते हैं, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों जो हमारे यहाँ जानते हैं, वी नो दैट कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। हमारा जो पार्लियामेंट का पार्ट है 3 पार्ट, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट, ये 3 पार्ट होता है। तो अब इसमें जो हाउस कहेंगे तो 2 है, लोअर हाउस और अपर हाउस। अब लोअर हाउस और अपर हाउस का अलग अलग देखते हैं कि अगर ये सोचा जाए कि लोअर हाउस ज्यादा, अपर हाउस ज्यादा पावरफुल, ऐसा नहीं है। अगर देखेंगे बहुत सारा मनी बिल पास कराना हो या संख्या बल भी देखेगा तो लोअर हाउस का ज्यादा है। इसमें लोअर हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने भी जो एमपीज हैं डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। ऑल एमपीज ऑफ लोअर हाउस इलेक्टेड बाय द पीपुल, डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन अपर हाउस में इस तरह से नहीं होता। अपर हाउस में जो स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स में जो अपर हाउस के एमपी का कोटा रहता है, और एमएलए जो है, स्टेट के एमएलए जो है अपर हाउस में एमपी को चुनकर भेजते हैं, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अपर हाउस में जो मेंबर्स एमपीज होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन लोअर हाउस में डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं एमपीज। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि लोअर हाउस और अपर हाउस में कंफ्लिक्ट पैदा होता है, किसी बिल को लेकर कोई कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। दोनों सेशन में, लोअर हाउस और अपर हाउस का ज्वाइंट सेशन, और ज्वाइंट सेशन में हमेशा देखिएगा कि लोअर हाउस की जीत होगी, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है, 545 मेंबर्स हैं, और वहां कम है, उसके जस्ट हाफ से भी कम है। तो इस तरीके से देखते हैं कि लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल है। इवन जो मनी बिल है, आपको मनी बिल को 14 डेज के अंदर ही अपर हाउस को लौटाना पड़ता है। अपर हाउस को हर हाल में मनी बिल को 14 डेज के अंदर ही लोअर हाउस को लौटाना पड़ता है। हर हाल में लोअर हाउस से अपर हाउस को पास करना ही पड़ेगा। 14 डेज दिया जाता है, 14 डेज के अंदर अपर हाउस उसको पास करेगा। ये इसको आप नहीं रोक सकते, मनी बिल को रोक नहीं सकता है किसी तरह से अपर हाउस। दूसरी बात है कि नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक में, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एक्सिक्यूटिव। पॉलिटिकल और परमानेंट एक्सिक्यूटिव क्या होते हैं? पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव किसको कहते हैं, परमानेंट एक्सिक्यूटिव किसको कहते हैं? देखिए, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव जैसे एमपीज हुए, एमएलए हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, ये हो गए पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव। इनका टेन्योर 5 साल का है, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये टेम्पोररी है। लेकिन परमानेंट एक्सिक्यूटिव हुए जैसे आईएएस ऑफिसर्स हुए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये परमानेंट एक्सिक्यूटिव है। ये चाहे सरकार बदल जाए, ये बदल जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना वर्क करते रहते हैं। तो यही मुख्य अंतर होता है पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव जो है इलेक्शंस के द्वारा आते हैं, हर 5 साल में जो उनका टेन्योर होता है उसके बाद वो हटते हैं या फिर रीइलेक्ट होते हैं। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क कैसे करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लोअर हाउस में अगर मेजोरिटी नहीं रहे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेजोरिटी नहीं, अगर उसके पास संख्या बल नहीं रहे, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इमीडिएट रिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का हमारे यहाँ इलेक्शंस नहीं होता है। हमारे यहाँ पार्टियां, जो मेजोरिटी मिलती है, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, वो अपने लीडर को चुनते हैं और दैट लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। वो लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो प्राइम मिनिस्टर को बहुमत दल का नेता होता है। अगर जिस दिन बहुमत उस पार्टी का नहीं रहेगा तो लोअर हाउस में, तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो
प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर हाउस। लोअर हाउस के प्रति ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है स्टेट मिनिस्टर्स, तीसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तीन तरह के आपको इसमें मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। पहला कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सरकार में हायर रैंक में, कैबिनेट में, ये तीनों मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर हायर रैंक के होते हैं। और जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े, जैसे फाइनेंस हुआ, डिफेंस हुआ, ये बहुत बड़ा बड़ा मंत्रालय होता है, बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होती है। इसको संभालने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जिसको कहा जाता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस, फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन। इस तरीके से आपको मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे जो वो उनको वर्क को असिस्ट करते हैं। जो बड़ा बड़ा मंत्रालय है उनके वर्क को सहयोग करने के लिए आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं। थर्ड में हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन होते हैं, जो छोटी छोटी मिनिस्ट्री होती है, जैसे स्मॉल स्केल मिनिस्ट्री जिसका बजट बहुत कम होता है, तो वो जो है वो मिनिस्ट्री जो है छोटी छोटी मिनिस्ट्री को एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को दे दिया जाता है, जिसको ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका बजट बहुत ही कम होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये तीनों आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर के पास असीमित पावर होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है कैबिनेट मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर ही करता है। जो मिनिस्टर्स हैं उसका चुनाव प्राइम मिनिस्टर ही करता है। प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तो भी किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन बनाता है। जितने भी गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर ही होते हैं। जितने भी आपको जजेस अपॉइंट होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की मीटिंग के सलाह के बाद ही जजेस अपॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का दायरा जो है बहुत बड़ा है। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर जो है इनडायरेक्टली कहिए कि हर तरह के चुनाव में एक तरह से अहम भूमिका अदा करता है। या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो या प्रेसिडेंट का चुनाव हो, इनडायरेक्टली रूप से प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है। जितने भी पार्लियामेंट में से कानून जो पास होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पूरा नॉलेज उसमें ये रहता है, हामी रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इस तरह से देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नर के अपॉइंटमेंट में या सीएजी के जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन, ये सब जो है अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के दिशा निर्देश में ही होता है। खासकर इंडिया के कंसर्न में देखेंगे तो इंडिया के कंसर्न में प्राइम मिनिस्टर बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही थी। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी बहुत प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल अपने समय में रही। अब हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या है? देखिए हायरार्की में हम देखते हैं, हमारे यहाँ हायरार्की में प्रेसिडेंट टॉप में होता है। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद नीचे में प्राइम मिनिस्टर आता है। अगर हम हायरार्की की बात करें टॉप में, तो टॉप में हमारे प्रेसिडेंट ही आते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होते, हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट जो है
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर ही काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर, उनके डायरेक्शन पर ही काम करते हैं। प्रेसिडेंट जैसे ही प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है, एक तो प्रेसिडेंट के चुनाव के समय अगर वो किसी पार्टी के भी मेंबर होते हैं तो इमीडिएट उनको रिजाइन करना पड़ता है। अगर जिस दिन अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, वो तुरंत इमीडिएट अपने पार्टी से रिजाइन करते हैं, तभी वो खड़ा हो सकते हैं इलेक्शंस में। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, जैसे ही उनका इलेक्शन हो जाता है, वो पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं। पब्लिक एड्रेस या बहुत बड़ा पब्लिक एड्रेस जो है या जनसभा का संबोधन जो है, ये वो नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है, इनका ये पावर उनको नहीं है कि आप जनसभा या रैली करें, इस तरह का प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, उनका पावर जो है लिमिटेड है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ही सलाह पर गवर्नर का अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को शपथ दिलाने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं। जो मेजॉरिटी बहुमत दल का नेता होता है, उसको प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री, बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री बनाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का पावर उस समय ज्यादा हो जाता है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। अगर लोअर हाउस में किसी भी पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिले, तब प्रेसिडेंट का जो है उस समय पावर ज्यादा हो जाता है। उस समय वो जो है उसकी भूमिका निर्णायक हो जाती है। उस समय प्रेसिडेंट की भूमिका निर्णायक होती है। दूसरी बात, जितने भी काम होते हैं उन्हीं प्रेसिडेंट के ही नाम पर होता है। एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट हुआ, कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ, ये सब जो है प्रेसिडेंट के नाम पर ही आपको होता है। इस तरह से देखते हैं कि प्रेसिडेंट का पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है सरकार के सहयोग, सरकार की सलाह पर ही काम करते हैं। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट कोई भी अगर बिल आ रहा है लोअर हाउस से अपर हाउस से पास होके, तो एक से दो बार ही वो बैक कर सकता है। तीसरी बार में प्रेसिडेंट को हर हाल में उस बिल पर अपना मोहर देना पड़ेगा, उनको साइन करना पड़ेगा, उनको उसके लिए अपनी राजामंदी देनी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट को देखते हैं कि हर हाल में उनको जो है एक से दो बार वो लौटा सकते हैं, इसके बाद तीसरा बार वो नहीं वो लौटा सकते हैं, क्योंकि वो लोअर हाउस अपर हाउस से पास होकर आता है बाकायदा, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पावर है, लेकिन वो एक ऐसे कहिए कि जैसे ग्रैंडफादर का कैसा रोल हो जाता है, परिवार में फादर मदर का ज्यादा रोल हो जाता है, उसी स्थिति में कहिए कि प्रेसिडेंट की स्थिति रहती है। प्रेसिडेंट को एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो हटा नहीं सकते हैं। हाँ, हटाने का तरीका बहुत जटिल है। आप इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू, लोअर हाउस अपर हाउस से ही तरीका है, उसके थ्रू ही आप हटा सकते हैं। अदरवाइज प्रेसिडेंट को एक बार अपॉइंट हो जाता है तो कोई हटा नहीं सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जुडिशरी में। जुडिशरी में हम लोग जानते हैं कि लोअर हाउस के बाद अपर हाउस होता है, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विचार विमर्श से ही होता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं, उनके विचार विमर्श से ही अपॉइंटमेंट होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। जजेस सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर है कि किसी भी कानून को वो की व्याख्या कर सकता है। इवन कानून में अगर कुछ कमियां या फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन हो रहा है कानून में, तो वो पार्लियामेंट को लौटा सकता है, पार्लियामेंट को बताएगा कि इसमें ये कमियां हैं, इसको दूर किया जाए, या कानून को रद्द करने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस तरह से देखते हैं कि जुडिशरी के पास भी बहुत पावर है। जज का
सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को आप ऐसे हटाया नहीं जा सकता है। पार्लियामेंट के थ्रू, इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू ही आप उसको हटा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जजेस को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। इस तरह से हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस आज पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, आगे के चैप्टर में।